आलू एक ऐसी सब्जी है जिसकी हर सब्जी के साथ बनती है। यही वजह है कि आलू का इस्तेमाल घर में खानों के अलावा पोटैटो चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो फ्लेक्स और ना जाने कहां कहां होता है। आलू की सालाना पैदावार पाकिस्तान में 8.3 मिलियन टन के करीब है। हमने यहाँ पे सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फिर इसमें जिप्सम हमने ऐड किया और उसके बाद गहरा हल चलाया। गहरा हल चलाने से नमकियात जो है वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं और ज़मीन का रिजल्ट बेहतर हो जाता है। बीज अच्छा हो तो 120 बोरी 30 बोरी तक भी एवरेज आती है। अगर बीज कमज़ोर होगा, मौसम अच्छा नहीं होगा तो फिर 70-80 बोरी आ जाएंगे। अगर 8 कंटेनर का माल आया हमारे पास तो उसमें से 2 कंटेनर जो है ना वो समझ ले निकल जाता है, माल वेस्टेज निकल जाता है जो लोकल मंडियों में जाता है। बाकी 6 कंटेनर जो है वो अच्छे माल के तैयार हो जाते हैं, वो हम बाहर भेज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़खर ज़मान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, आलू एक ऐसी सब्जी है जिसकी हर सब्जी के साथ बनती है। यही वजह है कि आलू का इस्तेमाल घर में खानों के अलावा पोटैटो चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो फ्लेक्स और ना जाने कहां कहां होता है। अगर वर्ल्ड वाइड इसकी प्रोडक्शन की बात करूं तो चाइना पहले नंबर पे और इंडिया दूसरे नंबर पे आता है। पाकिस्तान में तकरीबन 9.5 लाख एकड़ पर आलू काश्त किया जाता है। यही वजह है कि आलू की सालाना पैदावार पाकिस्तान में 8.3 मिलियन टन के करीब है। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो पाकिस्तान दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है जो कि आलू उगाता है। इसके अलावा 6ठा बड़ा एक्सपोर्टर है जो कि आलू एक्सपोर्ट करता है। आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर में, जहां पे सैकड़ों एकड़ पर आलू लगा हुआ है। यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर से बात करेंगे जो कि इंग्लैंड छोड़ के यहाँ पे आलू उगा रहे हैं। इसकी क्या वजह है उन्हीं से जानेंगे और आपको आलू की फैक्ट्री का भी विजिट करवाएंगे और इसकी एक्सपोर्ट में क्या क्या मसाइल दरपेश हैं उस पर भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। अभी हम मौजूद हैं तहसील दीपालपुर के संदल फार्म पे और मुझे ज्वाइन किया है नवाबजादा जैद बिन इस्माइल साहब ने, जो कि यहाँ के पोटैटो के बड़े ही प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। उनसे बात करते हैं। नवाब साहब, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। नवाब साहब, आप किसी दौर में लंदन में थे और लंदन छोड़ के आप यहाँ पे काश्तकारी कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। मुझे ज़मीनों से, एग्रीकल्चर से बड़ी मोहब्बत थी शुरू से ही, तो मगर हम काश्तकारी नहीं करते थे। ये ज़मीनें मेरे पास 1947 से मौजूद थी, तो मेरा शौक़ था कि मैं इनको खुद काश्त करूँ। तो लिहाजा मैं इधर आया, आकर इनिशिएटिव लिया। बड़ा मुश्किल काम होता है शिफ्ट करना, तो फिर मैंने ये काश्तकारी शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने राइस लगाया, फिर उसके बाद गंदम लगाई। तो फिर उसके बाद मसला ये था कि मैं पोटैटो लगाना चाहता था, तो ये मेरा जो इलाका है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इधर पोटैटो नहीं होता। अच्छा। तो सब लोग जो थे इर्द गिर्द के ज़मींदार, वो मुझे कहते थे यहाँ पोटैटो नहीं हो सकता। ठीक है, ये ट्रू स्टोरी है। तो लेकिन मुझे कहते थे ज़मीन बड़ी हार्ड है। मैं उसे यंग था, ओके, तो मैंने उन सबको कहता था कि मैं ज़मीन से ज़्यादा सख्त हूँ। तो मैं आने वाले नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि मेहनत करें, पैशन के साथ आप कामयाबी हासिल करते हैं। ठीक है। अब तो मेरी वो एज नहीं है, लेकिन फिर ये काम किया। फिर मेरे वालिद साहब भी साथ आए और हमने इस फार्म को आबाद किया। इसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है, इस ज़मीन को नरम करने के लिए। फिर इसमें जिप्सम हमने ऐड किया और उसके बाद गहरा हल चलाया। गहरा हल चलाने से नमकियात जो है वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं और ज़मीन का रिजल्ट बेहतर हो जाता है। तो हमने तीनों प्रोसेस अडॉप्ट किए। ज़बरदस्त। उसके बाद फिर ये ज़मीन पोटैटो पे आई। अगर मौसम बहुत उम्दा और बीज अच्छा हो तो 120 बोरी 30 बोरी तक भी एवरेज आती है। ज़बरदस्त। अगर बीज कमज़ोर होगा, मौसम अच्छा नहीं होगा तो फिर 70-80 बोरी आ जाएगी। तो हमने इसकी मैक्सिमम यील्ड लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो पोटैटो की जो प्रोडक्शन आती है वो डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा से ही आती है। जी जी। मुझे बताइए कि आपके पास कितनी लैंड होल्डिंग है और कितने रकबे पे आपने आलू लगाया हुआ है? इस वक्त हमारे पास 214 एकड़ इधर ज़मीन है। ठीक है। और 5 हमारी पानी की टरबाइनें लगी हुई हैं उस पर। ठीक है। तो उस पर कोई 206-7 एकड़ आलू हमें काश्त किया। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा नवाब साहब, किस तरह की ज़मीन चाहिए होती है आलू की बेहतर पैदावार लेने के लिए? आलू के लिए देखें, ज़मीनें 2 तरह की होती हैं। एक तो रेतली ज़मीनें होती हैं, उन्हें भल वाली कहते हैं। ठीक है।
और दूसरी ज़मीन जो होती है वो हार्ड होती है। ठीक है, तो हार्ड ज़मीन पे ज़मींदार को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मगर उसका रिज़ल्ट आउटपुट बेहतर होता है, जिसे पंजाबी ज़बान में कन कहते हैं ठीक है, कि तो वो फिर जो है ना बेहतर रिज़ल्ट आ जाता है हार्ड का। उस पर ख़र्चा ज़्यादा होता है और जो भर वाली ज़मीन है उस पर ख़र्चा कम होता है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी ज़मीन पे कौन सा आलू का बीज कामयाब है, कामयाब है, बिल्कुल ठीक है। और उस पर किस किस्म का, हर ज़मीन को एक तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, उसको डिफरेंट तरह से हम लोग ट्रीट करते कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अच्छा, कौन सा बेहतर मौसम है आलू की काश्त के लिए? मौसम में इसका सितंबर में काश्त शुरू हो जाती है, अक्टूबर में ओके, सितंबर अक्टूबर में काश्त शुरू हो जाती है। और कितने महीने की फसल है आलू? ये 3 से 4 महीना की फसल है। तैयार हो जाता है। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नवाब साहब, इसके लिए आप किस तरह की फार्म मैनेजमेंट अडॉप्ट करते हैं ताकि इसकी प्रोडक्शन बेहतर आ सके? किस तरह से इसको बीमारियों से बचाते हैं? किस तरह से इसकी फ्रूटिंग बेहतर करते हैं? इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के फिर स्प्रे किए जाते हैं। ठीक है, हर आदमी की अपनी चॉइस होती है कौन सी वैरायटी उसने काश्त की है, उस वैरायटी के मुताबिक उस पर क्या रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट के मुताबिक फिर स्प्रे किए जाते हैं। ठीक है। क्योंकि हर वैरायटी को ट्रीट डिफरेंट तरीके से किया जाता है। अब कई तरह के सीड आ रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा है, इसमें आलू सबसे ज्यादा काश्त किया जाता है। जी। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि पहले ज़मींदार जो थे ना, हमारे जो बड़े ज़मींदार थे खासकर, वो तो ये घोड़े रखते थे हमारे बड़े, और भैंसे रखते थे। वो सरदारी सिस्टम, सरदारी मिजाज के लोग थे। उसके बाद जो यंगस्टर गए वो पढ़ लिख गए, उन्होंने तालीम हासिल की अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी। जब वो आए तो उन्होंने उस कल्चर को ख़त्म किया और वो एग्रीकल्चर की जानब मतवज्जो हो गए। जब से पढ़े लिखे लोग आए हैं, मॉडर्न मशीनरी आई है, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। बेहतरीन बेहतरीन। अब हमारे इलाके में पढ़े लिखे लोग जो हैं, आप जहाँ भी जाएंगे आपको वो पढ़े लिखे लोग नजर बिल्कुल, आएंगे। सर आपको देख के अंदाजा होता है कि आप इंग्लैंड छोड़ के यहाँ पे काश्तकारी कर रहे हैं। आजकल इसका जो फी एकड़ पोटैटो का खर्च है वो कितना आ रहा है और कितनी की प्रोडक्शन आ जाती है? इसका खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लागत बढ़ गई है, ज़मींदार परेशान है। तो डिपेंड करता है कि आपके खर्चे की कितनी कैपेसिटी है, आप कितना खर्च कर सकते हैं। तो अब आलू लगाना बड़ा मुश्किल हो गया, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए मुश्किल हो गया कि इनपुट्स बहुत महंगे हो गए। ओके, स्प्रे, खाद, बीज, ये सारे बहुत कॉस्टली हो गए। तो लेकिन रिज़ल्ट जो है इस मरतबा जो आया है, आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है, लेकिन किसान जो है वो अपने ट्रैक्टर, औजार, हथियार बेच रहे हैं और बड़े ही परेशान हैं। तो ऐसी सूरत में हुकूमत को चाहिए कि किसानों की सरपरस्ती करे, जैसे बाकी दुनिया में होता है। असल में सारा मसला ये है कि हमारा स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट जो है वो दुरुस्त आदाद शुमार पेश नहीं करता, तो सरकार तक वो आदाद शुमार भी दुरुस्त नहीं पहुँचते। वो ऑफिस में बैठे लिख देते हैं इतना आलू हुआ, उन्हें सही पता ही नहीं लगता कि आलू कितना काश्त हुआ। यहाँ पे आलू कामयाब जा रहा था, लोग बढ़ाते गए। अब सब ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लगा दी है। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है ना? प्रोडक्शन बढ़ गई, रेट कम हो प्रोडक्शन गया। बढ़ गई है। तो पहले आलू हमारा अफगानिस्तान भी जाता था, ईरान भी जाता था, बॉर्डर भी बंद है। तो ऐसी सूरत में हुकूमत को चाहिए कि किसानों का साथ दें ताकि वो मज़ीद मुल्क भी खुशहाल हो और किसान भी खुशहाल हो। गवर्नमेंट ऐसे कौन से स्टेप्स ले जिससे हमारा किसान जो है उसकी मसाइल हल हो सकते हैं, वो खुशहाल हो सकता है? गवर्नमेंट को चाहिए कि वो किसानों को बुलाए, उनसे बात सुने, उनके वफद से। और ये सारा काम एक्चुअली हमारे यहाँ सारे होता है, ये लेट काम कर देते हैं। अब ज़मींदार परेशान है, काश्तकार परेशान है, तो उस पर आप देखें ना, अब ये जब इनिशिएटिव लेंगे वक्त गुजर जाएगा। जी ऐसे। तो फौरी एक्शन होना चाहिए और किसानों की मदद होनी चाहिए। ये रिज़्क़ हलाल का एक कारोबार है। बिल्कुल ठीक। तो इस वक्त गवर्नमेंट की सपोर्ट किसानों को चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप इंग्लैंड से आए हैं, यहाँ पे अपने फोर फादर्स का काश्तकारी का बिजनेस संभाल रहे हैं। जी जी। और ये बहुत अच्छी बात है। आजकल देखने में आता है कि हमारे जो किसान के बच्चे हैं वो पढ़ लिख के शहरों में जाके जॉब्स कर रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? उनको चाहिए कि वो अपने मुल्क में मेहनत कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बाहर जाकर जिस किस्म के काम वो करते हैं, वो आपको पता है कि उनकी मजबूरी होती है। जितने लोग बाहर जाते हैं, लोग यहाँ आके झूठ बोलते हैं कि वहाँ हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अपने मुल्क में आप इज़्ज़त की रोटी कमा सकते हैं, मेहनत करके कमाएं तो कामयाबी मिलती है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर किसी को बहुत मजबूरी हो तो जाए बाहर काम करें, वो भी अच्छी बात है। वो भी लोग मुल्क के लिए ज़रा मुआवजा कमा रहे हैं। जी जी लेकिन जो आपका कल्चर, आपकी हिस्ट्री उस ज़मीन के साथ है, जी जी। वो एक वक्त पे आप जब आप बड़े हो जाते हैं, यंग एज से गुजर जाते हैं,
फिर आप मिस करते हैं। बिल्कुल। तो बेहतर ये है कि यही रह के मेहनत करनी जाए तो अल्लाह ताला रिजल्ट देता है। आलू की काश्त के हवाले से हमारे दूसरे फार्मर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आलू उगाने के क्या क्या फ़वायद हैं और इससे कितना मुनाफा कमाया जा सकता है? आलू तो हर घर में इस्तेमाल होता है, उससे जो कुछ बनता है वो चिप्स से लेकर और कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बिल्कुल वो बिल्कुल तैयार कर रही हैं, पेप्सी वाले हैं, दूसरी फर्में सारी, जी तो उसका इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन किसान इस वक्त परेशान है, तो लिहाजा किसानों को भी चाहिए थोड़ा सा सोच समझ के काश्त किया करें, ज़्यादा ना बढ़ाएं, थोड़ा बैलेंस रखें, गंदम पे भी ध्यान दें। जी बिल्कुल ठीक। और हुकूमत को भी चाहिए कि इस वक्त ये परेशान लोग हैं तो इनकी मदद करें। नवाब साहब, जैसे कि आप जैसे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो कि बड़े फार्मर्स हैं, वो तो अपने फार्म्स पे वैल्यू एडिशन के प्लांट्स लगा सकते हैं। जैसे कि आलू की प्रोडक्शन इस बार बहुत ज़्यादा हो गई है, जी जी एक्सपोर्ट भी रुकी हुई है। जी जी तो जब ये प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है तो हमारा जो फार्मर है, जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, जी वो इसकी वैल्यू एडिशन में क्यों नहीं आता? जो कि अफोर्ड भी कर सकते हैं, इसके Actually, प्लांट्स ये लगा के सारी इसकी वैल्यू एडिशन गलती पे काम भी कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की है। जब तक हुकूमत के पास अदाद-ओ-शुमार ही सही नहीं जाएंगे तो इसमें हुकूमत का भी कसूर कोई नहीं है। वो ऑफिस में बैठ के सही काम नहीं करते, जी ना हुकूमत को पता होता कितना पोटैटो लग रहा है, ना किसान को पता होता कि हमारी खपत कितनी होगी। दोनों सूरतों में ही फिर प्रॉब्लम बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो जब तक हमारे लोग नीयत से काम नहीं करेंगे तो कैसे मसाइल हल होंगे। ज़बरदस्त। जब पोटैटो का रेट बहुत अच्छा होता है तो हमारा फार्मर फी एकड़ से कितने पैसे मैक्सिमम कमा लेता है? देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि मौसम भी अच्छा हो, फिर किसान की अपनी हालत अच्छी हो। ठीक है अब जिसके घर में कोई शादी ब्याह होता है जी, तो वो बेचारा तो इतना अच्छा बीज नहीं लगा सकता, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना जी। वो अपनी बच्चियों की शादी पर तवज्जो देना शुरू कर देते हैं, बीज कमज़ोर लगा लेते हैं। तो बीज कमज़ोर लगाते हैं या ज़िम्मेदार नई मोटर खरीद लेता है सबसे पहले। तो जब मोटर खरीदता है तो फिर बीज अच्छे के पैसे नहीं होते, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना जी। तो बीज सबसे पहले अच्छा लगाएं, ठीक है। और उसके बाद फिर मौसम है, और उसके बाद फिर आपकी मेहनत है कि आप तवज्जो से उसे पूरा टाइम दें। बिल्कुल ठीक अगर है कहीं भी कोई कमजोरी रहेगी, बीज भी अच्छा हुआ, मौसम भी अच्छा रहेगा और आपने खुद वक्त ना दिया, जी, तो फिर किस्मत और हालात को आप कोसेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। नवाब साहब, थैंक यू सो मच सर। बहुत थैंक यू, शुक्रिया नाइस मीटिंग जनाब। सर। थैंक यू सर। जी, अभी हम मौजूद हैं अल्खास प्रोसेसिंग यूनिट में, जो कि पोटैटो का प्रोसेसिंग यूनिट है। यहाँ पे पोटैटो का क्या प्रोसेस होता है ये जानते हैं यहाँ के मैनेजर जाहिद रशीद साहब से। सर, थैंक यू सो मच हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। जाहिद भाई, मुझे बताइए कि फार्म से जब आलू आपके पास आता है तो आगे क्या प्रोसेस होता है उस पर? बेसिकली फार्म से लेते हैं, ज़मीन से पर केजी के हिसाब से। फिर हम ये अपना बारदाना भेजते हैं, उधर से पैक करवाते हैं, अपने सेलेक्टर भेजते हैं जो वहाँ पे ग्रेडिंग करते हैं। पहले वहाँ पे ग्रेडिंग होती है, वहाँ से पैक होके आ जाता है हमारे पास। ट्राले हैं, वो कैरी करके लाते हैं इनको। फिर हम इधर से इनको वॉश करते हैं। ठीक है, वॉश करके आगे फिर लेबर खड़ी होती है, ठीक है, औरतों की लेबर होती है, ठीक वो है। इनकी ग्रेडिंग करती है। ओके, आगे फिर ये वहाँ पे चला जाता है, वहाँ से ये पैक हो जाता है। अगर कोई दाना रह जाए ऐसा जो हमने निकालना हो तो वो फिर हमारे सेलेक्टर आगे खड़े होते हैं, वो वहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, और बेहतरीन। जो ये छान निकल आती है ये हम इधर लोकल मंडियों में भेज देते हैं। ठीक है, बाकी जो अच्छा माल जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का पैक होता है वो दुबई, शारजा, जिधर हमने भेजना है वहाँ भेज देते हैं। बेहतरीन। अच्छा, मुझे बताएं, जो एक्सपोर्ट करते हैं आप आलू, उसमें कौन से स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखते हैं? एक्सपोर्ट में देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये है बेसिकली एक तरह की बीमारी है, इसको स्कैब बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये हम निकाल देते हैं। ठीक है, ये एक भी हो नहीं जलती। ठीक है। बिल्कुल जो है ना, एक तरह का इस तरह का fresh दाना आलू, चाहिए एक्सपोर्ट के लिए। बिल्कुल अंडा जैसे अंडे का कलर होता ठीक है, है। स्किन कलर वैसे हो तो आलू चलता है। जो छोटा मोटा भी दाग हो वो इधर निकल जाता है। अच्छा, तो अब ये आपके पास जो है ये एक्सपोर्ट के लिए रेडी है? ये एक्सपोर्ट के लिए रेडी नहीं है। ये बेसिकली हमारी छांट है जो हमारे किसी काम की नहीं है। ये इधर लोकल मंडियों में जाएगी या फिर डेयरी फार्म वाले ले लेंगे अपने बछड़ों वगैरह के लिए या दूसरी चीज़ों। हालांकि बज़ाहिर तो बिल्कुल साफ आलू लगता है ये, लेकिन एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए इतना स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखा जाता है कि ये देखिए ना, आपको नजर आ रहा है आलू बिल्कुल साफ है, मगर ये एक्सपोर्ट के काबिल नहीं है। ऐसे ही? जी, ये एक्सपोर्ट के काबिल नहीं है क्योंकि इसमें एक दो दाग है। ये देखें, ये स्कैप है इसमें, ठीक है। और इसमें ये मसाम है। ये जो है ना, थोड़े टाइम बाद पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो ये फिर अपने साथ वाले बैगों को भी ख़राब करते हैं। ऐसे फिर क्वालिटी में फ़र्क आता है और हम अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ओके। सो बेसिकली यही रीज़न है इसको निकालने की।
बाकी वैसे तो आलू देखने के लिए सारे एक जैसे ही लगते हैं। बिल्कुल 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 साफ है ये तो। जी। अच्छा मुझे ज़ाहिद भाई बताइए कि आपका ये जो प्लांट है ये कब स्टैब्लिश हुआ और कितनी लेबर आपके साथ काम कर रही है? सर बेसिकली तो हम 2015 से काम कर रहे हैं, लेकिन अपना ये प्लांट लगाया हमने 2019 में। ठीक है और हमारे पास एक वक्त में 200 लोग जो है ना ठीक वो इधर काम कर रहे होते हैं, ठीक है अगर प्लांट चल रहा हो तो। ठीक है और सुबह तकरीबन 8 से रात 12 बजे तक हम अपना ना टाइम है हमारा। ठीक है। तो ड्यूटी टाइम। कितना आलू डेली आपके पास आता है प्रोसेस के लिए? डेली हम तकरीबन 30 टन का एक कंटेनर होता है, ठीक है। हम डेली के 8 कंटेनर वॉश कर लेते हैं। अच्छा 8 अच्छा कंटेनर, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन लगा लें वो कितना बनता है। बेहतरीन। तो इसमें जी। से कितना लोकल मंडी के लिए होता है और कितना एक्सपोर्ट के लिए होता है? वो अगर 8 कंटेनर का माल आया हमारे पास तो उसमें से 2 कंटेनर जो है ना वो समझ ले निकल जाता है, माल वेस्टेज निकल जाता है जो लोकल मंडियों में जाता है। बाकी 6 कंटेनर जो है वो अच्छे माल के तैयार हो जाते हैं, वो हम बाहर भेज देते हैं। तो ज़्यादातर आपका फोकस एक्सपोर्ट पे है, जो यहाँ आपके पास प्रोसेस होता है वो एक्सपोर्ट ही होता है? जी, ज़्यादातर हमारा फोकस एक्सपोर्ट पे ही है और हम अपनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा ज़्यादा फोकस एक्सपोर्ट पे ही है बेसिकली। बाकी ये तो जो है ना ये तो एक जो भी हम कोई चीज़ की प्रोसेसिंग करें तो उसमें से कोई वेस्टेज निकलती है, वो तो यहाँ पे लोकल मंडियों में सेल हो जाती है। ये आलू हो चाहे कोई भी चीज़ हो वो इधर सेल हो जाती है। जैसे आजकल भी पीक का सीजन चल रहा है, अगर रेट अच्छा हो, एक्सपोर्ट खुली हुई हो, तो रोजाना कितना आलू आपके पास आता है? हमें जितनी डिमांड हो, हमारे पास आर्डर आता है 10 कंटेनर का, आप कह दें 10 कंटेनर मेरे भेज दें, 20 भेज दें, उसके हिसाब से हम एक दिन पहले निकलते हैं फील्ड में, उतना आलू देख लेते हैं, फिर वो हम पैक करवा के इधर ले आते हैं। ठीक है। बस अब तो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लाते, क्योंकि इधर एक दिन भी खड़ा हो जाए आलू सब्ज होना शुरू हो जाता है। ये जैसे ये है ना, जी जी, ये आलू ये बड़ा इसको सब्ज धूप- हो रहा है। इसको धूप लगी है, ठीक धूप है। लगने की वजह से ये सब्ज होना शुरू हो गया। ओके ओके ओके। तो ज़ाहिद भाई कौन से ममालिक में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं आलू? मिडल ईस्ट में जितने भी आते हैं, दुबई, शारजा, कतर। तो डायरेक्ट आप ओमान। एक्सपोर्ट कर रहे हैं या वाया कहीं से जाता है? नहीं, हमारी उधर आड़त है, आड़त जो है दुकान है बेसिकली मंडियों में, ओके। तो उनकी मंडियों में वहाँ पे हम अपने कंटेनर भेजते हैं, वहाँ हमारे लोग हैं, हमारी टीम है, वो वहाँ पे सेल कर देती है। अच्छा मुझे बताएं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको आजकल कौन से चैलेंजेस को सामना करना पड़ा है? जैसे कि आजकल एक्सपोर्ट के कुछ मसाइल आ रहे हैं, तो इन दिनों हमारे फार्मर्स तो परेशान ही हैं, तो एक्सपोर्टर कितना परेशान है? एक्सपोर्टर जब एक चीज़ में कमी आती है ना, मंदा आता है जिसे कहते हैं हम, तो वो हर चीज़ पे मंदा आता है, हर बंदे पे मंदा आता है। अगर अभी ज़िम्मेदार जो परेशान है ना, तो एक्सपोर्टर भी परेशान है। जब आलू का रेट पीक पे होता है ना, तो फिर हर चीज़ का जो है ना एक हिसाब रहता है। लेकिन अगर देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको रेंट ही बता देता हूँ कि एक कंटेनर को दुबई भेजने का मेरे ख्याल से कोई 10-12 लाख रुपया रेंट है। ठीक है। तो अगर आलू का कंटेनर हमारे पास 20 लाख का होगा तो हम अब शौक से उस पर 10-12 लाख खर्च करेंगे। लेकिन अगर आलू का कंटेनर ही 4-5 लाख का बनेगा जी। तो फिर हम उतने खर्चे ऊपर नहीं करेंगे। नहीं कर हम डरते हैं, फिर लोग डरते हैं ना कि शायद वो खर्चे ही ना वापस आए हमारे। आलू तो चलो हम भेज देंगे, आलू के तो पैसे आ जाएंगे, खर्चे हमारे किधर जाएंगे? बिल्कुल सही बस बात। जब मंदा आता है तो हर तरफ ही मंदा होता है, क्योंकि पहले जो है ना थोड़ा ये लो क्वालिटी का आलू जो है ये अफगानिस्तान की तरफ काफ़ी चला जाता था। पठान जो है वो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं क्वालिटी पे। तो अभी जो है ना, अभी आलू सस्ता मिलना शुरू हुआ तो लोगों ने ये क्वालिटी भी दुबई भेजना शुरू कर दिया है, मतलब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। आजकल आलू का रेट नीचे आया हुआ है, इससे हमारे एक्सपोर्टर को तो बड़ा फायदा हो गया है। इसके बारे में क्या कहते नहीं हैं? सर, वो ऐसे नहीं है, क्योंकि ना देखें, अगर हमने एक आपसे कोई 10 लाख की चीज़ ली है, आगे हम उसको 12 लाख बेचेंगे तो वो आगे से हमारे पास 12 लाख आएंगे, हमें 2 लाख ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर एक हमने आपसे कोई 4 लाख की चीज़ ली है, आगे जाकर वो जब 3 लाख की बिकेगी फिर वहाँ से पैसे नहीं आते जल्दी। फॉर एग्जांपल हमने एक कंटेनर भेजा 20 लाख का, 20 लाख आए, अभी हम 4 कंटेनर भेजेंगे तो 20 लाख आएंगे। ठीक नहीं, जब लोकल मंडी में आलू का रेट कम होता है तो एक्सपोर्ट में भी इसका रेट कम हो जाता है? वे इफेक्ट पड़ता है। जो मैंने आपको पहले बात बताई है कि जो आलू इधर खाने का होता है वो भी लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उधर आलू ज़्यादा हो जाता है, तो वो फिर मंडियों में मंदा आ जाता है। ज़ाहिद भाई, ये जो आपने प्लांट लगाया हुआ है, अगर इस तरह का हमारा कोई फार्मर अपना प्लांट लगाना चाहे तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कितने पैसों से ये काम शुरू कर सकता है? अभी 2019 में तो ये तकरीबन 1-1.5 करोड़ में लग गया था, लेकिन अब तो 10-12 करोड़ भी हो तो मेरे ख्याल से कम पड़ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आलू के अलावा इस मशीन के ऊपर आप क्या क्या फ्रूट, कौन कौन सी वेजिटेबल प्रोसेस करते हैं? ये मशीन के ऊपर आलू और किन्नो, माल्टा जिसे हम कहते हैं, वो हो सकता है वॉश, बात उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं वॉश हो सकती। जाहिद भाई, आखिर में जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आजकल का आलू का जो रेट है वो थोड़ा
कम जा रहा है। तो ऐसी कौन सी फार्म प्रैक्टिसेस हैं जो हमारा फार्मर अडॉप्ट करे, ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिससे वो अपने जो फसल है इसका रेट बेहतर कर सकता है? मैं तो इसके लिए अपनी गवर्नमेंट को ज़िम्मेदार समझता हूँ कि उनको हमारे फार्मर को प्लान देना चाहिए कि वो अगर एक बंदे के पास 500 एकड़ है, वो 500 में से 495 एकड़ जो है ना उसने आलू लगा दिए हैं, बाकी 5 एकड़ उसने गंदम लगाई है जो उसकी सालाना है ज़रूरत, उसने वो लगाई है। लेकिन हमारे जो है ना गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो है ना ज़मींदारों को वो प्लान दें कि एक बंदे के पास अगर 10 एकड़ ज़मीन है तो वो उसमें से 5 एकड़ आलू लगाए, 2-2.5 एकड़ एक चीज़ लगाए, 2-2.5 एकड़ दूसरी फसल लगाए, ताकि दूसरी फसलों का रेट भी बेहतर हो और आलू का रेट भी मेंटेन रहे। अगर एक बंदा इसके पास 500 एकड़ ज़मीन है, वो 500 एकड़ ही आलू लगा देगा, तो दूसरे बंदे के पास 1000 एकड़ है, वो उसको दे के वो 1000 एकड़ लगा देगा, तो वो ऐसे फिर आलू की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी और रेट कम हो जाएगा, क्योंकि आगे ज़रूरत कम होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो लोग लेंगे ही नहीं। वो अपनी ज़रूरत का लेंगे, हमें 5 किलो चाहिए डेली का, हम 5 किलो लेंगे, हम क्यों 10 किलो लेंगे? तो वो बाकी के 5 किलो तो ख़राब होंगे ना, जब ख़राब होना शुरू होगा तो रेट नीचे जाएगा। बिल्कुल जी, जैसे कि जायद साहब कह रहे हैं कि हमारे फार्मर को मल्टी क्रॉपिंग की तरफ जाना चाहिए, देखा देखी पे ना जाएं। अगर एक साल आलू का रेट अच्छा मिला है तो अगले साल जितने भी फार्मर्स हैं इलाके के वो आलू ही उगा देते हैं, इससे रेट कम हो जाता है। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का किसान का पाकिस्तान, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर पोटैटो की काश्तकारी पे बात की गई। पोटैटो पाकिस्तान की इंतहाई मुनाफा बख्श और कैश क्रॉप है, मगर हुकूमती सरपरस्ती और मुनासिब पॉलिसीज़ ना होने की वजह से लाखों टन पैदावार से भी हमारा किसान उस तरह से भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पा रहा। माहिरीन के मुताबिक अगर हमारी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर की कुछ मुनासिब पॉलिसीज़ बनाती है जिससे ना सिर्फ हमारा किसान मुल्क की खपत से फ़ायदा उठा सकता है, बल्कि पोटैटो को एक्सपोर्ट करके भी लाखों डॉलर कमा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।